गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप? और जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है और उसका जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी तक इस चैप्टर के हम लोग टोटल 6 लेक्चर्स लगा चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसपे प्रॉपर हम समझेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस को। अभी तक अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने बात करी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। उसमें हमने ये समझा था कि जब सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर उपस्थित है तो किस तरीके से जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम थे हमारे NADH+H+, किस तरीके से वहां से हम उससे एटीपी का फॉर्मेशन करते थे। इन सारी चीजों को हमने समझा हमने कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी होती है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आपको पता है एक सेकेंड कंडीशंस होती है कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। क्योंकि आपने देखा है कि रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों के लिए जो कॉमन है वो ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन हमें 2 ATP का होता है, लेकिन आपको पता है इसमें हम कुछ रिड्यूसिंग पावर भी बनाते हैं, NADH+H+ भी बनाते हैं। तो ये NADH+H+ जो हम ग्लाइकोलिसिस में बना रहे हैं, और चूंकि हम इसको क्रेब साइकिल में हम ले नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रन नहीं कर रही है। तो ये NADH+H+ अगर बने ही रहेंगे, अगर ये NADH+H+ बने ही रहेंगे तो फाइनली जो इसका NAD+ था वो बार बार ग्लाइकोलिसिस में कैसे अवेलेबल हो पाएगा? क्योंकि अगर NAD+ अवेलेबल नहीं होगा तो NADH+H+ नहीं बनेगा और ग्लाइकोलिसिस ही रन नहीं करेगी। क्लियर है मेरी बात? तो NAD+ को हमें खाली भी करना है, तो किस तरीके से प्रोसेस ये चलती है, इसी चीजों को हमें यहां पर समझना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो रन नहीं करती है, इसलिए जो नेट गेन होता है एटीपी का एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो हमेशा सिर्फ 2 ATP का ही होता है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जो आप 4 ATP बनाते हैं वो 2 ATP तो हम यूज कर लेते हैं उसी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में, तो हमें नेट गेन कितना होता है? 2 ATP का है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन नहीं करता, इसलिए जो 2 NADH+H+ जो हम बनाते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते 6 ATP में, इसलिए जो नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अब अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन आप जानते हैं 2 तरीके होगा, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। तो अगर हम बात करें तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस इंक्लूड ऑक्सीडाइज्ड प्रोसेस ऑफ दीज रिड्यूस्ड coenzyme so that they re-enter in glycolysis in form of NAD+ enzyme and could reform NADH+H+ because these are limited in number। क्या मतलब हुआ? जब आप ग्लाइकोलिसिस करते हैं, मतलब जब आप ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि पायरुविक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके बीच में आप टोटल जो नेट गेन है वो आपका 2 ATP का है। लेकिन इसी में आप क्या बना रहे हैं? इसमें आप 2 NADH+H+ भी बना रहे हैं। क्लियर है? सॉरी, यहां पर NADH+H+ भी बना रहे हैं। तो ये NADH+H+ बनने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास NAD+ होना चाहिए, तभी तो NADH+ बनेगा। और अगर ये NAD+ बार बार अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारी प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। तो मतलब ग्लाइकोलिसिस में जो हम NADH+H+ बना लेते हैं और उसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन नहीं करती है, ऑक्सीजन है नहीं, तो फिर भी हमें ग्लाइकोलिसिस तो बार बार कराने के लिए NAD+ तो चाहिए। क्योंकि ये NAD+ आपको पता है अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड सप्लाई है, तो बार बार हमें क्या करना होगा? NADH+H+ को हम ऑक्सीडाइज करके NAD+ में इसको कन्वर्ट करते रहें, तभी हमको बार बार ग्लाइकोलिसिस हम रन करा पाएंगे और हर बार हमको 2 ATP का गेन होता रहेगा। और अगर NAD+ अगर अवेलेबल नहीं होगा, चाहे बात ग्लाइकोलिसिस की हो या बात क्रेब साइकिल की हो,
तो फिर याद रखिएगा कभी भी हम प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएंगे, ग्लाइकोलिसिस हमारी साइकिल रन ही नहीं करेगी, क्रेब साइकिल हमारी रन ही नहीं करेगी, क्योंकि हमें वहां पर भी NADH प्लस H प्लस बनाना है, FADH प्लस H प्लस बनाना है, तो NAD प्लस और FAD प्लस तो हमें चाहिए, चाहे बात क्रेब साइकिल की हो या ग्लाइकोलिसिस की हो। क्लियर है बेटा? If you will not oxidize NADH plus H plus, then net gain up to ATP in glycolysis will also be finished. भाई जो नेट गेन हम 2 ATP का ले रहे हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर NAD प्लस एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस रन कैसे करेगी। क्लियर है? तो NAD को बार बार खाली कराने के लिए हमें फर्मेंटेशन कराना होगा, चाहे वो एनिमल की बॉडी में हो जिसपे लैक्टिक एसिड बनता है, या प्लांट बॉडी के अंदर हो जहां पर, या दूसरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो जहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, चाहे बात हम ईस्ट की करें। चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं कि फाइनल अगर हमने क्या बना लिया है, हमने फाइनल क्या बना लिया है, पायरुविक एसिड बना लिया। पायरुविक एसिड हमने कहां पर बनाया था? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, ग्लूकोज से हमने पायरुविक एसिड बनाया था। और पायरुविक एसिड आपको पता है कितने कार्बन कंपाउंड होता है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जरा देख लो, पायरुविक एसिड को आप देखोगे ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1, 2 और 3 कार्बन मिल रहे हैं। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3 और 1 4। तो ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि अगर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस में हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लिया, और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड से हमारा एसिटाइलेशन नहीं होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, और एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो क्रेब साइकिल रन नहीं करेगी। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो हमने रिड्यूस कोएंजाइम बनाए हैं, NADH प्लस H प्लस बनाया है, उसको हमें कुछ तो हमें करना होगा। तो 2 चीज होगा, पहला जो NADH प्लस H प्लस बनाया है हम उनको ऑक्सीडाइज करा के NAD प्लस फिर से बना लें, जिससे ये हमारी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के लिए अवेलेबल हो जाए। और दूसरा जो पायरुविक एसिड है हम इसको रिड्यूस करेंगे, तभी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस चल पाएगी। कैसे होगा? आपको पता है कि जो पायरुविक एसिड को अगर हम बात करें तो फाइनली पायरुविक एसिड से हम क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड बनाएंगे। मतलब पायरुविक एसिड को हम रिड्यूस करेंगे तब लैक्टिक एसिड बनेगा। आपको पता है ह्यूमन में क्या होता है, हम लोगों की बॉडी में जो ह्यूमन स्केलेटल मसल्स हैं, जब हम रन करते हैं तो हम थक जाते हैं। थकने का मतलब क्या है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब उस मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस हुआ है, पायरुविक एसिड बना है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें थकान होती है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है और पेन भी होता है। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहां होता है? ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। अब अगर पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड के आप फार्मूले को देखेंगे तो यहां पर बेटा कार्बन कितने हैं? 1 और 2 और 3। यहां पर जरा कार्बन कितने देख लो, 1 2 3, चलो 3 कार्बन है। जरा ऑक्सीजन देख लेते हैं, 1 2 3, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं? यहां पर 1 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 1 4। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 1 2 3 3 2 5 और 1 6। कितने यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है? यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन आए कहां से? ये पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो NADH प्लस H प्लस है, हम जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसके H प्लस ये दोनों हाइड्रोजन निकल आएंगे और यहां पर आके इसके साथ जब जुड़ जाएंगे H प्लस, तो ये जो पायरुविक एसिड है वो रिड्यूस होके क्या बना लेगा? लैक्टिक एसिड बना लेगा। फिर से बता देता हूं, मैंने क्या बताया? यहां पर ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड रिड्यूस होके लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके 2 H प्लस इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और ये NAD प्लस खाली हो गया।
अब ये Na+ कहां चला जाएगा, फिर से ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे प्रॉपर तरीके से अगर ऑक्सीजन है तो क्रेब्स साइकिल रन करती रहेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ग्लाइकोलिसिस पे हमने NADH+H+ बनाया है तो फिर ये ग्लाइकोलिसिस में जाके फिर से NADH+H+ में कन्वर्ट होता रहेगा और ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर रन करती रहेगी। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में। केस कहां पर है, ह्यूमन स्केलेटल मसल। अब देखते हैं हम दूसरा केस। क्या पायरुविक एसिड की अगर हम बात करें तो दूसरे केस में क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है बेटा, इसको हमने क्या बोला, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो पहली पॉसिबिलिटी थी पायरुविक एसिड की वो थी लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहां मिला, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। अब हम देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, मतलब यहां पर हम अल्कोहल बनाएंगे। कैसे, आपको पता है पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, और जब हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कुछ एंजाइम्स वहां पर वर्क करेंगे। तो अगर हम बात करें तो पायरुविक एसिड को हम यहां पर रिड्यूस करते हैं एस्टल्डिहाइड में, और एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, और पायरुविक एसिड का फार्मूला आपके सामने है। अब यहां पर आप देखें कि जो पायरुविक एसिड है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, और जो हमारा एस्टल्डिहाइड है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब एक कार्बन का हम लॉस कराएंगे तभी पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हो पाएगा एस्टल्डिहाइड में। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे, पायरुविक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन करा लेंगे, और कुछ एंजाइम यहां पर मदद करेंगे। तो यहां पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल लिया, इसलिए जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था यहां पर एस्टल्डिहाइड में जब कन्वर्ट हुआ तो ये 2 कार्बन कंपाउंड रह गया। भाई एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये। और इसमें कौन मदद करेगा, इसमें मदद करेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थाइमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में फाइनल ये जो प्रोसेस हो रही है और पायरुविक एसिड फाइनली क्या हो रहा है, रिड्यूस होके एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अभी यहीं पर नहीं रुकना, जब हमने पायरुविक एसिड को एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट किया तो एस्टल्डिहाइड में क्या हुआ, अब ये एस्टल्डिहाइड आपको पता है ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ईस्ट में क्या होगा कि यहां पर NADH+H+ जो बना हुआ है ये NAD+ में कन्वर्ट होगा, और इसके जो H हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, CH3CHO के साथ। इसलिए यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH3CH2OH। 2 H यहां पर आ गए ना, 2 H अगर यहां पर जोड़ देंगे तो यही तो कन्वर्ट होके बन जा रहा है अल्कोहल, CH3CH2OH। तो यहां पर क्या बन गया, अल्कोहल। तो इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर इस पूरी प्रोसेस को आप देखोगे तो एक चीज आपको बड़ी अजीब लगेगी कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जनरली आप सुनने को मिलता है, आपको कई टीचर्स बताते होंगे कि फर्मेंटेशन में हमें एनर्जी मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर कोई एनर्जी मिल रही है आपको? यहां तो जो आपने NADH+H+ बनाया है उसको हम सिर्फ खाली करा रहे हैं, जिससे ये NAD+ फिर से अवेलेबल हो जाए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। एटीपी का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी चाहे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कभी भी किसी भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस में, अगर रेस्पिरेशन एनाएरोबिक है तब। तो यहां पर पायरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर एनिमल सेल है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर दूसरी तरफ है तो यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। आपको पता है इसकी मदद से वाइन बनाई जाती है। प्रोसेस यही होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें हम डीकार्बोक्सिलेशंस भी कराते हैं, पायरुविक एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं एस्टल्डिहाइड में, और फिर ये एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो ये था हमारा दो तरीके का फर्मेंटेशन, पहला था लैक्टिक एसिड और दूसरा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं इनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है बच्चों। मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाला हूं जिससे आप मेरे लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर्स
आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वो रास्ते कौन से जरा से देख लीजिए। 3 रास्ते कौन से? पहला रास्ता है गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करिए DNCMI, इससे यहाँ पर आपका ऐप ओपन हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकंड है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा, यदि अभी आप ये लेक्चर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Thank you very much to all of you, my dear students. We will meet again in next session with new topic. तब तक के लिए bye bye, good night, see you, bye.